देखिए, आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो इस बात को सीरियस ही नहीं लेते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर के लिए उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रांग होना ज़रूरी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सेविंग करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने पैसे को कैसे सेव कर सकते हैं या कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप दोनों कह सकते हैं, क्योंकि आज की इस टॉपिक में और आज की इस वीडियो में हम दोनों मैटर पर बात करने वाले हैं और बहुत ही खुलकर बहुत ही डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा है कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर पैसे को सेव करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, पैसे आपने कमाया है, जॉब आपने किया है, आपने वहाँ से पैसे अरेंज किए हैं या फिर साइड बिजनेस जिस तरीके से भी हो, पैसे मतलब आपने कमाया है तो भाई उसको आप अपने पास ही रख सकते हैं, अपने पास भी सेव करके रख सकते हैं। लेकिन क्या ज़रूरत है उसको इन्वेस्टमेंट करने की, क्या ज़रूरत है बैंक में रखने की या एफडी वगैरह कराने की? तो देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि इन्फ्लेशन रेट वक्त के साथ बहुत ही तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मान कर चलिए 2023 चल रहा है अभी आज के डेट में, और 2023 में 7% या 6% का इन्फ्लेशन रेट अभी चल रहा है। मान लीजिए कि 7% का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, तो इस बात से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चीज़ें अभी 1 लाख रुपये में आपको मिल रही है ना, वो आने वाला वक्त में 1,60,000 में आपको मिलेगा। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि महंगाई कितनी तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है। अब यहाँ से एक बात ये भी क्लियर हो जाती है कि अगर आप अपने पैसे को अपने घर में सेव करके रखते हैं तो वहाँ पर होगा क्या कि आपका जो पैसा है इन्फ्लेशन जो है उसे खा जाएगी। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, तो इसीलिए घर में रखना तो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तो अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने सेविंग अकाउंट में पैसे को रख देते हैं। देखिए, सेविंग अकाउंट की अगर बात किया जाए तो वहाँ पर जो इंटरेस्ट आपको सालाना मिल जाता है वो 3 से 4% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। ये बैंक टू बैंक मतलब डिपेंड करता है। आप देख लेना कि आपका अकाउंट किस मतलब बैंक में है, क्योंकि हर बैंक का एक अलग रेट रहता है, इंटरेस्ट ऑफ रेट अलग रहता है। तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 4% का रेट मिल जाता है, उससे ज़्यादा का तो मिलता नहीं है। यहाँ पर भी पैसे रखना बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि अगर बैंक में आपको 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो इन्फ्लेशन तो 7% के हिसाब से भाग रहा है ना ऊपर की तरफ, अभी भी 3% आप पीछे हैं। फिर भी यहाँ पर आपके पैसे अपने वैल्यू को गंवा ही रहा है, मतलब यहाँ पर भी रखकर वो बेनिफिट नहीं हो रहा है, अभी भी आप नुकसान में ही हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि एफडी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। एफडी, जबकि एफडी अपनी जगह ठीक है, मैं एफडी को ख़राब तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इतना इंटरेस्ट रेट तो आपको मिल ही जाता है एफडी में कि आप इन्फ्लेशन को कम से कम मतलब सामना कर सकें। अब उसमें होता क्या है कि आप यहाँ पर आपको इतना रिटर्न मिल जाता है कि उससे आपका पैसे अपने वैल्यू को नहीं गंवा पाता है, मतलब बिल्कुल मैनेज होकर रहता है, बिल्कुल बैलेंस होकर रहता है। अगर इन्फ्लेशन 7% का हिसाब किताब रहता है इन्फ्लेशन का, तो यहाँ पर एफडी में भी 7% का आपको इंटरेस्ट रेट मिल ही जाता है। तो इसलिए इसे हम ख़राब नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब लोगों को ये चीज़ समझ में आने लगता है कि भाई इस सेविंग अकाउंट में तो बुरी तरीके से हम फंस जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर तो 4% का इंटरेस्ट रेट मिल भी जा रहा है, फिर भी हमारा कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 7% का है। और बात करें अगर एफडी की, तो एफडी से हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं फ्यूचर में। तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे जगह की जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद बढ़िया सा प्रॉफिट गेन कर सकें, मतलब पैसे भी अपना वैल्यू ना गंवा सकें और हमारा प्रॉफिट भी अच्छा हो जाए। तो यहाँ पर अब लोगों को समझ में आने लगता है कि एफडी से और सेविंग अकाउंट से काम नहीं चलेगा, तब जाकर वो आते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ। उनके लिए ऑप्शन हो जाता है म्यूचुअल फंड। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में भी कई तरीके से आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हर तरीके के फंड्स आपको मिल जाते हैं। जैसे आप अपने पैसे को डेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने पैसे को चाहे तो इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं, अपने पैसे को चाहे तो इक्विटी में डाल सकते हैं, जिसे आप शेयर मार्केट भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक डिसीजन आपको खुद से लेना पड़ता है। वो डिसीजन क्या होता है? वो इस बात को लेकर होता है कि आपको कैसा रिस्क कवर करना है, मतलब किस तरीके से आप रिस्क, कितना ज़्यादा रिस्क आप कवर कर सकते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। मान कर चलिए कि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, साथ ही साथ रिस्क भी आपको अच्छे खासे कवर करने पड़ेंगे। अगर डेट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स में, इंडेक्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, बट रिटर्न भी उसी तरीके से आपको उसी हिसाब किताब से मिलेगा। अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो आपको इक्विटी
में आना ही पड़ेगा। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब यह है कि आप अपने पैसे को ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे जो म्यूचुअल फंड अपने पैसे को कंपनी के शेयर्स को खरीदने में इन्वेस्टमेंट करता हो, यानी शेयर बाजार में लगाता हो, स्टॉक्स में लगाता हो। अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको जानकारी है, तो आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेयर मार्केट में। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में भी कई सारे तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला है SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दूसरा है लमसम कि एक ही मुश्त आपने एक ही मर्तबा बहुत सारे पैसे एक बार किसी भी फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इसे लमसम कहते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन मिल जाता है STP का सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। उसके बाद है SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये सारे सिस्टम हैं, सारे तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के। आप किसी भी तरीके को चूज कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे ज़्यादातर जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। पहला तो SIP के जरिए, दूसरा लमसम के जरिए। देखिए, SIP के जरिए करने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी हो जाता है, मतलब कंपाउंडिंग का पूरा बेनिफिट्स आपको मिल जाता है। कंपाउंडिंग किसको कहते हैं इसको ज़रा समझिए। मान लीजिए कि अभी 2023 का जनवरी का महीना चल रहा है, जबकि जनवरी के महीने के बाद और भी कई सारे महीने निकल चुके हैं, लेकिन सिर्फ मान लीजिए बातों को समझने के लिए। तो जनवरी का महीना चल रहा है 2023 का, आपने 2023 के जनवरी के महीने में 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब दिसंबर आते आते तक उस 1 लाख रुपये का इंटरेस्ट वगैरह बढ़ते बढ़ते उसकी वैल्यू 1.5 लाख रुपये की हो गई। आने वाला जो साल होगा 2024, उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 लाख रुपये पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बल्कि आपको 1.5 लाख रुपये पे इंटरेस्ट मिलेगा, और इसे तो हम कंपाउंडिंग ही कहते हैं ना। तो यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का पूरा बेनिफिट मिल जाता है, जिसकी वजह से आपके पैसे बहुत तेजी के साथ ग्रो कर सकता है। अब यहाँ पे एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा, जब भी आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाकर आप उनसे ये कहेंगे कि मुझे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो सबसे पहले बोलेगा कि भाई ये बताओ कि आपका गोल क्या है। तो आप इस तरीके से उनको अपना गोल बता सकते हैं कि भाई हर महीने में 10,000 रुपये किसी भी म्यूचुअल फंड के अच्छे फंड में इन्वेस्टमेंट करूँगा, और ये इन्वेस्टमेंट जो मैं करूँगा वो 10 साल के लिए करूँगा, क्योंकि 10 साल के बाद मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, या फिर मुझे अच्छा घर लेना है, या फिर कुछ अच्छा और बड़ा काम करना है जिसके लिए मुझे पैसे की नीड है, तो मैं उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपका गोल बहुत ही क्लियर होना चाहिए, और वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। क्योंकि इक्विटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पर रिस्क रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म होने की वजह से भी रिस्क को बहुत हद तक के रिड्यूस किया जा सकता है। तो गोल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि भाई हम क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितने दिनों के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आपका गोल क्लियर है और वो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ही बेस्ट साबित हो सकता है, और ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। देखिए, अभी तक वीडियो में हम जान रहे थे सेविंग अकाउंट, FD, उसके बाद म्यूचुअल फंड, स्टॉक के बारे में, कि ये सारे ऑप्शंस आपके पास हो जाते हैं। इनमें से जो भी आपको पसंद है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप चाहे तो गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो फिजिकल गोल्ड होता है जिसको आप खरीद सकते हैं, या नहीं तो फिर एक SGB गोल्ड होता है, जो कि सरकार की तरफ से एक स्कीम होती है, वो बिल्कुल फॉर्म की शक्ल में होता है, जिसमें आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जबकि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट और वहाँ पर रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो वो बराबर रिटर्न अच्छा देता है। आप ये समझ लीजिए कि फिजिकल गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करें या सोवरिन बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करें, आपको प्रॉफिट अच्छा होने वाला है। क्योंकि आपको पता है या नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2008 में जब बहुत ज़्यादा फिनेंशियल क्राइसिस आया था, उस टाइम पे सारी मार्केट नीचे की तरफ गिर रही थी, वहीं पर गोल्ड का प्राइस बहुत ही ऊपर की तरफ जा रहा था। उसके बाद कोविड की अगर हम बात करें, कोविड के टाइम पर, तो कोविड के टाइम पर भी यही हुआ था कि सारी मार्केट नीचे की तरफ गिर रही थी, लेकिन गोल्ड का प्राइस आगे की तरफ, ऊपर की तरफ भाग रहा था। तो मतलब गोल्ड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। एक तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फॉर्म की शक्ल में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, वहाँ पर आपको ये स्कीम सरकार की तरफ से चलाई जाती है। या नहीं तो फिजिकल गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, फ़र्क है, बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों में। क्योंकि अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान आपको झेलना पड़ता है। सबसे पहले तो मेकिंग चार्ज आपको लग जाता है, उसके बाद मेकिंग चार्ज लगने के बाद उसको आप इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, मतलब उसको कहीं भी घर में रखेंगे, घर में इतना सेफ नहीं रहेगा। उसके बाद रखे रखे बहुत ज़्यादा अगर पुराना हो जाता है तो फिर मैटर ये भी आ जाता है कि भाई आउट ऑफ स्टाइल हो गया है, मतलब ये पुराना डिज़ाइन हो गया, मतलब फिर उसे तोड़वाइए, फिर पिघलवाइए,
डलवा कर फिर से उसे नए स्टाइल में पिरोना पड़ेगा, तो ये सारे खर्चे बढ़ जाते हैं आपके। लेकिन सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कोई मेकिंग चार्ज नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पेपर वाला वर्क रहता है। पेपर के जरिए आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं एक फॉर्म के जरिए, तो वहाँ पर कोई मेकिंग चार्ज वगैरह का टेंशन नहीं रहता है। उसका एक डेट रहता है कि भाई 8 साल का टाइम रहता है, कि मतलब 8 साल के पीरियड के बाद खुद गवर्नमेंट आपसे वो खरीद लेगा, और 8 साल के बाद जो उसका रेट रहेगा गोल्ड का, उसी रेट पर गवर्नमेंट खरीदेगा। ऐसा नहीं कि 8 साल पहले आपने जिस रेट पर खरीदा है उस रेट पर सरकार लेगा, नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में ज़्यादा बेनिफिट्स है। उसके बाद आती है इन्वेस्टमेंट की एक ऐसी कैटेगरी जहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, क्योंकि वो ऐसी जगह है कि कम पैसे लगाकर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूं रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको हज़ार में नहीं, लाख में और कई लाखों में आपके पास पैसे होने ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये हर कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर भी नहीं सकता है। वहाँ पर भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक चीज़ बहुत ही ध्यान में रखना पड़ता है, लोकेशन। जिस जगह पे आपकी रियल एस्टेट है, जिस जगह पे आप ज़मीन मतलब लेना चाह रहे हैं, वहाँ पर देखिए कि लोकेशन कैसा है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे लोकेशन पे आप ज़मीन खरीद लेंगे तो उसका रेट फिर बढ़ता नहीं रहता है। आप अगर चाहते हैं कि आने वाला 2 साल 4 साल या 10 साल के बाद अच्छा प्रॉफिट हम गेन कर पाएँ, तो आपको अच्छे लोकेशन पर देकर तब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे वे हैं जहाँ पर आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे बिल्डिंग आपने खरीद ली, वहाँ पर उसको रेंट पर लगा दिया, तो ये भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन मैं इसको कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ। देखिए यहाँ पर नुकसान क्या होता है, बिल्डिंग अगर आपने ख़रीद ली है ना, तो वो जान लीजिए वो पुरानी हो जाएगी एक ना एक दिन। जब वो पुरानी हो जाएगी तो उसको बहुत तरीके से आपको मरम्मत कराना पड़ेगा। उसके बाद आपके अगर आप चाहते हैं कि चलो मरम्मत हम ना करवाएं, हमारी आने वाली जो नस्ल होगी वो अपनी ज़िंदगी यहाँ पर गुजारेगी, तो वो भी नहीं गुजारेगी भाई, क्योंकि उसे मज़ा नहीं आएगा। आप सोच लीजिए कि 10 साल में कितना ज़्यादा वक्त बदल गया है, तो क्या लगता है जब आपकी जो आने वाली नस्ल होगी उनके टाइम तक वो बिल्डिंग पुरानी नहीं हो जाएगी, आउट ऑफ फैशन नहीं हो जाएगा, पुरानी हो जाएगी बिल्डिंग, बहुत सारी पेंट वहाँ पर झरने लगेगी, वो नहीं रहना चाहेगा वो ऐसी बिल्डिंग में। तो इसलिए उसमें तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन वाला काम है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं इन्वेस्टमेंट की जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा मेन है और जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, और जो जो वेज मैंने बताए हैं इन जगहों पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है इन्वेस्टमेंट करने के बाद। तो इन सारी चीज़ों को मैंने कवर किया है, मतलब मेन चीज़ों को मैंने कवर किया है सिर्फ इस वीडियो में। और भी बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन मुझे इतना तो विश्वास ज़रूर है, जिन जिन जगहों के बारे में मैंने आपको बताया है उनमें से कोई ऐसी जगह तो ज़रूर होगी जो आपको पसंद आया होगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।